हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो क्या होता है और उसका फॉर्मेट हम किस तरह से बनाते हैं। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग को यदि हम समझें तो इट इज़ अ स्टेटमेंट शोइंग द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कंपनीज कैश इन्वॉल्व्स इन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक इस तरह का स्टेटमेंट है जहाँ पे आप इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। जहाँ जहाँ से भी हमारे पास कैश आ रहा है और जहाँ जहाँ भी हमारे पास कैश जा रहा है, उन सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। हमारा मेन पर्पस यहाँ पे कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो रिकॉर्ड करना है। हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड कैटेगरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और थर्ड कैटेगरी होती है फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये तीन एक्टिविटीज़ में हम डिवाइड करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मतलब जो हमारे कोर बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं, जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं उससे हमें कितनी अर्निंग हो रही है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें हम ये देखते हैं कि जो फंड हमने अपने बिजनेस से अर्न किया है उसको हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है वो रिलेट करता है कि हमने जो फंड सोर्स किया है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, उस फंड के जो सोर्सिंग है उसकी क्या कॉस्ट है और उसमें हमें क्या इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहा है। बेसिक पर्पस जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का है ना, वो कैश मैनेजमेंट को इफिशिएंटली रन करने का है। कैश मैनेजमेंट की हम बात करें तो हम कैश और कैश इक्विवेलेंट के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। हमें बेसिक अपने बिजनेस पॉलिसीज बनाने में, बजटिंग करने में, इन सब कैश फ्लो स्टेटमेंट का काम आता है। देखिए, बना तो हम प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाते हैं अकाउंट, लेकिन वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हम ईयर के एंड में बनाते हैं, 31 मार्च को, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। अब यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च को बनाते हैं, उस समय आपको पता लग रहा है कि आपका बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो आपका फाइनेंशियल ईयर पूरा खत्म हो चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यदि यही चीज़ हमको फर्स्ट क्वार्टर में पता लग जाए या सेकंड क्वार्टर में पता लग जाए, हम अपने बिजनेस को बीच में ही, फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले ही यदि अपने कैश फ्लो के बारे में थोड़ा सा समझ जाएं, तो शायद हम कुछ करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं जिससे हम अपने बिजनेस के रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर पाएं। तो इसी के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, जो हम कभी भी बना सकते हैं। नॉर्मली जब हम बनाते हैं वो एक क्वार्टरली बेसिस पे बनाते हैं। हर 3 मंथ में हम अपने बिजनेस स्टेटमेंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, जिससे हमें अपने करंट बिजनेस के ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल रिलेटेड कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज के बारे में पता लगता है। अब हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे कि कैसे हम बनाते हैं ये। सबसे पहली चीज, हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं जिसमें हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमें बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, उसका हम डिफरेंस निकालते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। जनरली हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2 साल की वैल्यूज दे रखी होती हैं। वो 2 साल की जो वैल्यूज होती हैं उनके डिफरेंस निकालने से हमें प्रॉफिट पता लग जाता है कि ओपनिंग में बैलेंस जो प्रॉफिट का था, से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख था, अब इसका बैलेंस जो है वो 1,20,000 हो गया है, तो 20,000 रुपीज का हमने प्रॉफिट अर्न करा है। तो डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस से हमें प्रॉफिट आता है। फिर उसके बाद हम उसमें कुछ चीज़ें हैं जो ऐड करते हैं, जो बेसिकली हमारे प्रॉफिट के ही पार्ट हैं, जिसको हमने एक अलग प्रोविजन या एक रिजर्व में रखा हुआ है, उसको हम वापस से ऐड करते हैं, क्योंकि इनका कोई एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होता है। रिजर्व में रखना या कोई प्रोविजन बनाने से हम किसी को एक्चुअल पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो कैश हमारे पास स्टिल है, इसलिए हम उसको अपने प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने वालों में 3 चीज़ें आती हैं इंपॉर्टेंट: ट्रांसफर टू रिजर्व, जो हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया है; प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फॉर द करंट ईयर; एंड योर प्रपोज डिविडेंड। ये जो प्रपोज डिविडेंड है, इसको हम, जो हमारा प्रीवियस ईयर का है वो अमाउंट हम लेते हैं, करंट ईयर के जो प्रपोज डिविडेंड है उसको हम इग्नोर करते हैं। अब ये जो प्रपोज डिविडेंड है और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है और ट्रांसफर टू रिजर्व है, इन तीनों में जो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंसेस हैं उन सबको हम लेते हैं। उससे हमें पता लगता है कि कितना अमाउंट हमने ट्रांसफर किया है, और यदि कोई रिफंड हमने रिसीव करा है टैक्स का, तो उसको माइनस करके हमारे पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
तो हमने सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखा, उस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में हमने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये प्रोसेस सबके लिए एप्लीकेबल होगी, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग। हमने तीन चीजें ऐड करी, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फॉर द करंट ईयर एंड प्रपोज डिविडेंड। देन लेस करा रिफंड ऑफ टैक्स, और उसके बाद हमारे पास आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो स्टार्ट होता है। उसमें हम जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने वर्किंग नोट से हमने कैलकुलेट किया था उसको लिखेंगे। उसके बाद उसमें हम ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले आता है डेप्रीसिएशन, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लोन जो हम पे करते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ। फिक्टिशियस एसेट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डिफर्ड पेमेंट्स, डिफर्ड मतलब जो फ्यूचर के लिए पेमेंट्स की गई है, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, लॉस ऑन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। ये सारे जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं इनका रिटर्न ऑफ जो है, यदि वैल्यू कम हो रही है, रिटर्न ऑफ का मतलब यदि वैल्यू कम हो रही है, जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है उससे हमारे करंट ईयर का बैलेंस जो है कम आया है, तो उसको हम रिटर्न ऑफ बोलते हैं। पहले हमारी वैल्यू 1 लाख थी, अब हो गई 80,000, तो 1 लाख से 80,000 मतलब 20,000 कम होना, वो कहलाता है हमारा जो रिटर्न ऑफ, जिसको बोलते हैं हम कम होना। तो फिक्टिशियस एसेट्स जो रिटर्न ऑफ होती हैं, और जो इनटेंजिबल एसेट्स एमोटाइज हो रही हैं, एमोटाइज जो है वो बेसिकली सेम मीनिंग रहता है, वैल्यू का कम होना। जो चीज़ फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन के नाम से बोली जाती है, वही चीज़ इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स में एमोर्टाइजेशन के नाम से बोली जाती है। इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स में गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर्स, ये सब इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स आते हैं। इन इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यू का कम होना जो है वो कहलाता है एमोर्टाइजेशन। और ये सारी चीज़ें या तो नॉन कैश हैं या वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। नॉन कैश से मतलब उनसे हमारा एक्चुअल कैश का आउटफ्लो नहीं होना है। हम डेप्रीसिएशन जब चार्ज करते हैं तो वो एक एंट्री है जो हम बुक में चार्ज कर रहे हैं, हमारा कोई एक्चुअल कैश का आउटफ्लो इसमें नहीं हुआ है, तो ये कहलाता है नॉन कैश। इसी तरह से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का इंक्रीज होना या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स का होना, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं। और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये हमारे फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, जहाँ से हमने मनी सोर्स किया है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग है। तो इसकी जो भी वैल्यू है उसको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने का पर्पस ये है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में वही एक्टिविटीज़ आती हैं जो हमारे कोर बिजनेस से रिलेटेड है। यदि आप कि एक मोबाइल कंपनी है और आप मोबाइल बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसको सेल करते हैं, तो जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं थ्रू दैट मोबाइल कंपनी इज़ योर ऑपरेटिंग। लेकिन उसके अलावा आपने यदि जहाँ से मनी सोर्स किया हुआ है उस बिज़नेस को रन करने के लिए, वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर नहीं आएंगे, वो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएंगे, क्योंकि वो आपके कोर बिजनेस जो है ना उसकी जो भी एक्सपेंसेस हैं उससे रिलेटेड नहीं है। जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपने सेटअप करा है उससे रिलेटेड नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये तो बिजनेस के लिए ही हमने सोर्स किया था, बिल्कुल किया था, लेकिन उसकी कैटेगरी हमने अलग कर दी। उसके लिए हमने उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पुट कर दिया। हमें ये पता लगे कि जो फंड हम सोर्स करते हैं उसमें हमें कितना इंटरेस्ट लगता है, वो क्या कॉस्ट आती है, उसके लिए हमने उसको अलग कैटेगरी में रख दिया। और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हमारे सिर्फ कोर बिजनेस, मतलब हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से कितनी अर्निंग हो रही है और उससे रिलेटेड हमारे पास कितने एक्सपेंसेस हैं। तो इसके लिए हमने कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो नॉन ऑपरेटिंग है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं सारे एक्सपेंसेस चाहे ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो वो मैंने सारे इंक्लूड करे हुए होते हैं। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि जो मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिनको मैंने वहां पे डेबिट किया था, डेबिट मतलब माइनस किया था, उन सारे एक्सपेंसेस को मैं वापस ऐड करूंगा, क्योंकि उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो गया था। और अब मुझे देखना है कि ये मेरे बिजनेस एक्चुअल कोर बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं था, तो मैंने उसको वापस ऐड करा, जिससे मुझे पता लगेगा कि मेरा बिजनेस रिलेटेड प्रॉफिट जो है ना वो कितना था।
तो मैंने कुछ एक्सपेंसेस जिनको मैंने नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरीज में रखा, उन सारे एक्सपेंसेस को हमने ऐड करा, जिससे हम अपने बिजनेस के वापस उस वाले प्रॉफिट पे जा सकें जो इन सारे एक्सपेंसेस से पहले का प्रॉफिट था। इसी के साथ साथ कुछ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं, तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हम लेस करते हैं, जैसे प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव या डिविडेंड रिसीव। ये सारी जो इनकम्स हैं ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अगेन नॉन ऑपरेटिंग मतलब आपके कोर बिजनेस से रिलेटेड इनकम्स नहीं है। तो क्योंकि आपके कोर बिजनेस मोबाइल को सेल करने से ये इनकम नहीं आ रही है, ये अदर इनकम्स हैं जो आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, वहां से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, रेंट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, या आपने कोई फिक्स एसेट सेल करी है। तो ये सारी जो इनकम्स हैं ये रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग है। जब हम आगे जाके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तब इसमें उसको इंक्लूड करेंगे। अभी हम अपनी प्रॉफिट में से ये सारी इनकम हटा देते हैं। जैसे हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड किया था हमारे एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए, वैसे ही उस प्रॉफिट में यदि कुछ ऐसी इनकम्स इंक्लूडेड हैं जो हमारे कोर बिजनेस से नहीं है, उनको हम लेस कर देते हैं, जिससे हमें अपने बिजनेस से रिलेटेड इनकम्स जो है वो पता लग सके। ये सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आता है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस मतलब हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस से पहले का प्रॉफिट। अब ये जो वर्किंग कैपिटल होता है ये बेसिकली जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज होते हैं उनके एडजस्टमेंट से आता है। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो सारी चीजें ऐड कर रहे हैं जहां से हमें इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। तो हमने क्या करा, हमने कोई करंट लाइबिलिटीज जो इंक्रीज हो रही हो, करंट लाइबिलिटीज में फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या ट्रेड पेबल्स या बिल्स पेबल या इस तरह की एडवांस इनकम या कोई भी ऐसी चीज जो हमारी लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास इनफ्लो ऑफ कैश आ रहा है। लाइबिलिटी का बढ़ना मतलब मनी आना। हमने कहीं किसी तरह का एडवांस कोई इनकम रिसीव करा है तो हमारे पास मनी आया है, तो बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। तो हम जब ये समझते हैं कि लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होंगी करंट लाइबिलिटीज, तो उसको हमें ऐड करना है। तो वो इसलिए ऐड करना है क्योंकि लाइबिलिटीज का इंक्रीज होना इनफ्लो ऑफ कैश बताता है। और सेम यदि कोई करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही तो वो भी इनफ्लो ऑफ कैश बताता है। कैसे? जैसे हमारे पास करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवल्स हो गए, बिल्स रिसीवल्स हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, इन्वेंट्रीज हो गई। इन्वेंट्रीज भी हमारी करंट असेट्स के अंदर आती हैं। यदि आप इन्वेंट्रीज को सेल करेंगे तो आपके पास मनी आएगा। तो इन्वेंट्रीज यदि सेल हो रही हैं तो आपके पास मनी रिसीव हो रहा है। तो करंट असेट्स कम होना मतलब हमारे पास मनी आना, और करंट लायबिलिटी इंक्रीज होना मतलब हमारे पास मनी आना। दोनों केस में हमारे पास इनफ्लो ऑफ कैश है और इनफ्लो ऑफ कैश को हमने ऐड करा। और इसका अपोजिट हो जाए, यदि लाइबिलिटीज जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो डिक्रीज हो या कोई करंट एसेट्स इंक्रीज हो, तो इसका मतलब होता है हमारे पास आउटफ्लो ऑफ कैश होना। करंट एसेट्स का इंक्रीज होना मतलब इन्वेंट्रीज का इंक्रीज होना। इन्वेंट्रीज या जिसको हम स्टॉक बोलते हैं उसका बढ़ना मतलब हमने परचेज किया है तो ऑब्वियस ही बात है पेमेंट देना पड़ेगा हमें। और लाइबिलिटीज का कम होना, यदि क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं तो इसका मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं किसी को। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको हमें पे करना होता है, उनकी वैल्यू यदि कम हो रही है मतलब हमने अपनी लाइबिलिटीज पे करी है, तो आउटफ्लो ऑफ कैश है। तो इनफ्लो ऑफ कैश जो है वो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स हैं, जिनकी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। ये आपको कॉमन करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज दे रखे हैं। इन एक एग्जांपल के तौर पे कुछ जो बेसिक करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज हैं जिसकी वैल्यूज, जैसे करंट लाइबिलिटीज की वैल्यूज यदि इंक्रीज होंगी तो वो ऐड साइड में आ जाएंगी, लेकिन यही करंट लाइबिलिटीज यदि डिक्रीज होंगी तो वो लेस में आ जाएंगे। यही करंट एसेट्स जब इंक्रीज होंगे तो लेस में आएंगे, यही करंट एसेट्स जब डिक्रीज होंगे तो ऐड में आ जाएंगे। इनका एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस उसमें हम लेस करते हैं इनकम टैक्स, जो नेट ऑफ रिफंड, यदि कोई रिफंड रिसीव हुआ है तो उसको हटा के जितना भी टैक्स हमने पे किया है उसको माइनस करने के बाद हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट की सबसे पहली एक्टिविटी आती है विच इज कैश फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फ्रॉम यदि हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर प्लस में आएगा, यूज्ड यदि हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर नेगेटिव में आएगा तो वो यूज्ड कहलाएगा।
इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद जो सेकेंड एक्टिविटी आती है वो आती है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम बेसिकली फिक्स असेट्स की तरफ देखते हैं। फिक्स असेट्स जो हैं हमारे पास जितने भी हैं बिजनेस में, उसमें यदि हम उन फिक्स असेट्स को सेल करेंगे तो हमारे पास इनफ्लो ऑफ कैश होगा। तो हम ऐड करते हैं सेल ऑफ फिक्स असेट्स, और जहाँ जहाँ हमने इन्वेस्टमेंट्स करे हैं वहाँ से जो भी हमें इनकम आ रही है, जैसे रेंट रिसीव या इंटरेस्ट रिसीव या डिविडेंड रिसीव, हम अपने बिजनेस की जो एक्स्ट्रा अर्निंग्स होती हैं उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। कई बार किसी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया तो डिविडेंड आ गया, कहीं डिपॉजिट्स कर दिए तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कहीं हमने प्रॉपर्टीज परचेज कर लिए तो उससे रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाती है। वो अदर इनकम्स हैं, इन्वेस्टिंग रिलेटेड इनकम्स हैं। इन्हीं इनकम्स को हमने पहले माइनस किया था जब हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने माइनस किया था इसको अभी, और उन्हीं को वहाँ इसलिए माइनस किया क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं थी और वो इन्वेस्टिंग की एक्टिविटीज़ थी, तो इसलिए हमने उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर वापस से ऐड करा, जिससे हमें पता लगे कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा फंड हमने इन्वेस्ट करा है वहाँ से हमको कितना अर्निंग आ रहा है। लेस हम करते हैं परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। यदि फिक्स असेट्स को आप परचेज करेंगे तो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, आपको पेमेंट देना पड़ेगा, तो वो चीज़ लेस होगी। और यदि यही फिक्स असेट्स को आप सेल करेंगे तो आपके पास इनफ्लो ऑफ कैश होगा। तो हमने ये समझना है कि इन्वेस्टिंग जो हमारे पास एक्स्ट्रा फंड हमारे बिजनेस का, उसको जहाँ जहाँ हमने इन्वेस्ट करा वहाँ पे तो कहीं हमें लॉस नहीं है, वहाँ पे तो कहीं ऐसा नहीं है कि हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस गलत हैं, हमने कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया जहाँ से हमको अर्निंग नहीं हो पा रही है, तो उस चीज़ के ऊपर हम करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। इसलिए हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को अलग देखते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को फिर अलग से समझते हैं, जिससे हमें सेग्रीगेशन हो सके कि कहाँ पे हमारा बिजनेस का कैश का जो है वो ज़्यादा इनफ्लो हो रहा है और कहाँ आउटफ्लो हो रहा है। यदि बहुत एक्सेस आउटफ्लो है तो उसको कैसे कंट्रोल लिया जाए और उसको करेक्टिव एक्शंस कैसे लिए जाए। उसके बाद हमारे पास इस एडजस्टमेंट्स को करने के बाद, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के एडजस्टमेंट करने के बाद, हमारे पास कैश फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आता है। इसके बाद थर्ड एक्टिविटी और लास्ट एक्टिविटी जो स्टेटमेंट की होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आती हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो हैं वो रिलेट करता है शेयर होल्डर फंड्स, जहाँ से हमने मनी सोर्स किया है, और लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म बोराइंग्स जिसको हम बोलते हैं। लॉन्ग टर्म बोराइंग्स मतलब जिसका रीपेमेंट का टाइम मोर देन 1 ईयर है, कोई लंबे समय के लिए आप लोन ले लेते हैं। वो सारी चीज़ों से रिलेटेड जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं उससे रिलेटेड ज़्यादा इसमें टर्म्स आते हैं। जैसे इनफ्लो ऑफ कैश कैसे होगा, यदि हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे, यदि हमने शेयर्स इशू करे, प्रेफरेंस शेयर इश्यूज करे, डिबेंचर इशू करा, लोन लिया, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट किया, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारे इनफ्लो ऑफ कैश में जाती हैं, क्योंकि इनसे हमारे पास मनी आता है। ऑल्दो ये सब लाइबिलिटीज़ वाले पार्ट हैं या शेयर होल्डर फंड्स वाले पार्ट हैं जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में आ रहे हैं, या इंटरनल लाइबिलिटीज़ भी हो सकते हैं जो इक्विटी शेयर कैपिटल, उन सब में सारी चीज़ें जो हम इंक्लूड करते हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास इनफ्लो ऑफ कैश से रिलेट करती हैं। हमारे पास मनी आ रहा है ये सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू, और यदि इन्हीं का रीपेमेंट हो जाए, जैसे रीपेमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमें वापस करना पड़े, या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का मनी वापस करना पड़े, या लोन रीपेमेंट करना पड़े, या डिविडेंड जो हमें पे करना पड़ रहा है टू हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, या इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है रिलेटेड टू आवर लोन और डिबेंचर्स, ये सारी बोरोइंग्स, ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं ये सब की सब हमारे आउटफ्लो ऑफ कैश से रिलेट करते हैं। यदि कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है जो डिक्रीज हो रहा है, जिसका रीपेमेंट हमने करा, कोई लोन का रीपेमेंट करा, डिविडेंड दिया, हमने इक्विटी शेयर होल्डर से मनी रेज करा, उनको बदले में डिविडेंड देंगे, तो वो डिविडेंड उसकी कॉस्ट है जो हमें पे करनी पड़ी है। जैसे इंटरेस्ट जो है वो लोन की कॉस्ट है जो हमें पे करनी पड़ी है। तो यदि लोन लेंगे, इशू करेंगे इक्विटी शेयर, इशू करेंगे डिबेंचर्स, तो हमारे पास इनफ्लो ऑफ कैश आएगा, वो ऐड होगा। और उसका अपोजिट, यदि वही लोन रीपे करेंगे या इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे या डिविडेंड पे करेंगे या रिडम्पशन करेंगे डिबेंचर्स या प्रेफरेंस का, तो वो सारी एक्टिविटीज आउटफ्लो ऑफ कैश में होंगी रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये सब एक्टिविटीज जो हैं इनका पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद कैश फ्रॉम और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आता है इस हेड में। अब फाइनली हम क्या करते हैं, जो तीनों एक्टिविटीज से हमारे पास आंसर आए हैं, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तीनों एक्टिविटीज से जो हमारे पास आंसर आता है उनको हम ऐड करते हैं
अब इसमें से कुछ माइनस में भी हो सकते हैं, कुछ प्लस में भी हो सकते हैं, तो जो भी वैल्यू आ रही है प्लस और माइनस बोथ को देखने के बाद वो हमारा नेट इफेक्ट कहलाता है। तो तीनों एक्टिविटीज के आंसर्स को हमने ऐड करा। इसके अंदर हम हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट मतलब वही लिक्विडिटी जो कैश की तरह ही है, जैसे कैश इन हैंड तो हो गया, उसके अलावा कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट जो हैं, ये सब कैश इक्विवेलेंट्स के पास हैं, रेडी टू कैश अवेलेबल जैसे ही हैं। इन सब के ओपनिंग बैलेंसेस को हम ऐड करते हैं उस नेट इफेक्ट के अमाउंट के अंदर, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो आंसर आता है वो मैच कर जाता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट के साथ। तो हमने जो हमारा नेट इफेक्ट आया उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करा, और उसके बाद फिर हमने क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को उसमें से जो भी आंसर आया वो एज इट इज हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया, जिसको आप अपने क्वेश्चन से मैच भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंसेस आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि जो आपने स्टेटमेंट बनाया है वो आपने सही बनाया है। आई होप ये लेक्चर आपको हेल्पफुल रहा होगा, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं फॉर्मेट को समझने के लिए, और यदि कोई पॉइंट्स होते हैं तो आप बताइएगा, उसको भी हम आगे करेंगे। इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिए। हम मिलेंगे अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।